ये कहाँ आ गए हम यूं ही राह चलते चलते, कदमों को मिली मंजिल पर दूर हुए रिश्ते। अपनी मौन भाव भंगिमाओं के साथ 2024 ने हमारे जीवन से विदा ले ली। नया वर्ष 2025 में हम प्रवेश कर गए। काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी अभिलाषाएं हैं, संकल्पनाएं हैं कि 2025 को हम किस तरह से बेहतर बनाएंगे। इन ग्रहों का, जो नवग्रहों का हमारे जीवन पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें क्या करना चाहिए, इन सारी जानकारियों के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, चाहे आपके कहने के नाम की राशि हो कुंभ या आपके जन्म के राशि हो कुंभ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा यूनिक होने वाला है। यूनिक इसलिए कहेंगे हम क्योंकि इसमें आपकी कुंभ राशि की चर्चा तो होनी ही है, लेकिन आपकी जन्म लग्न क्या है। देखिए, कुंभ राशि है, लग्न आपकी मेष से लेकर के मीन तक कुछ भी हो सकती है, तो उन अनेक लग्नों का जो प्रभाव है वो भी अलग अलग होता है, तो उनको भी आप समझेंगे। साथ में कुछ विशेष काल खंडों की भी चर्चा होने वाली है, जो आपके लिए श्रेष्ठ समय साबित हो सकता है, परम सौभाग्यशाली समय साबित हो सकता है। तो उस काल खंडों को भी आपको जानना बड़ा जरूरी है। मेरे भाइयों, जब भी हम वार्षिक राशिफल तैयार करते हैं तो 4 ग्रहों की प्रमुखता रहती है, यानी ये 4 ग्रह मुख्य स्तंभ के रूप में रहते हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति और दूसरा राहु केतु और शनि। देवगुरु बृहस्पति, राहु केतु शनि, ये 1 वर्ष से लंबे अवधि तक एक राशि पर रह करके मनुष्य के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहाँ 13 महीने रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं और शनि 30 महीने रह करके आपके जीवन को काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। तो इन ग्रहों को देख करके ही वर्षफल का निर्धारण किया जाता है। तो बहनों भाइयों, आपका राशि अंक जो है वो 11 है और इसी को आधार बना करके, इसी को लग्न बना करके हम ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को देखें तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 मई के बाद में ये 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक अतिचारी होकर के ये आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में। राहु को देखें बहनों भाइयों, तो राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 18 मई तक और उसके बाद में ये आपके लग्न में गोचर करेंगे। शनि देवता अभी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, 29 मार्च के बाद ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे शनि देवता। और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 18 मई तक और उसके बाद आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब इन ग्रहों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत ध्यान दे करके देखिएगा, बहुत फोकस करके देखिएगा। इधर उधर की बातें करते हुए आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें विशेष कालखंड जो बताए गए हैं उन पर बड़ा अपना ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं आपके लग्नेश, आपके राशि शनिदेव की ही। 17 जनवरी 2023 से चल रही शनिदेव की आपके ऊपर जो मध्य ढैया थी, 7.5 की मध्य ढैया, वो 29 मार्च तक रहेगी और उसके बाद आप शनिदेव की 7.5 की अंतिम ढैया यानी अंतिम चरण में आपकी राशि प्रवेश करेगी। 7.5 की मध्य ढैया के दौरान शनिदेव आपके लिए प्लीजेंट मोड में थे, ये बहुत खास बात थी। प्लीजेंट मोड में आपके साथ शनिदेव रिजल्ट दे रहे थे, ये आपके लिए बड़ा खास रहा। यानी आर्थिक मामलों में कुछ मजबूती आपकी हुई, आर्थिक मामले आपके मजबूती की ओर बढ़े, रोजी रोजगार में भी आपके तरक्की हुई, कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आप इन्वॉल्व हुए। तो ये शनिदेव का प्रसन्न मुद्रा में गोचर करना आपके लिए श्रेष्ठतम रहा। लेकिन कोई भी ग्रह बहनों भाइयों ना पूरी तरह से सकारात्मक होता है, ना पूरी तरह से कोई नकारात्मक होता है। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी तरह से ग्रहों की भी
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ नकारात्मक रिजल्ट्स पर अगर गौर करें बहनों भाइयों, तो आपकी मानसिक शक्ति, बुद्धि, विवेक में कमी होगी, यानी निर्णय लेने में कमी, इसको हम कह सकते हैं। निर्णय आपके गलत हो सकते थे। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका आप सही ढंग से निर्धारण नहीं कर पाए, लिहाजा वो घनिष्ठ लोग जो आपके परम हितैषी थे, वो आपसे, जो आपके सदैव हित की बात सोचते थे, आपके परम हितैषी थे, उन लोगों से आपकी दूरी बन गई, आपने उनसे संबंध बिगाड़ लिए। ये शनि का नकारात्मक प्रभाव था, क्योंकि शनि देव लग्न पर बैठ करके पहली दृष्टि तृतीय भाव पर दे रहे थे और यहाँ पर वो नीच दृष्टि थी। तो अब इसका परिणाम यही नकारात्मक प्रभाव है, यानी वो आपके जो सच्चे हितैषी थे, सच्चे मित्र थे, सच्चे रिश्तेदार थे, भाई बंधु थे, उनसे आपने दूरी बना ली, कुछ व्यर्थ की धारणाओं को लेकर के, गलत धारणाओं के साथ में। यहाँ पर आपका विवेक सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा अगर आपका अनुभव हुआ हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। हालांकि अभी 29 मार्च तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। हर बौद्धिक निर्णय इस अवधि में आपके गलत हो सकते थे और गलत हुए भी। तुला, लेकिन अब खास बात आपको लग्न के हिसाब से बता दें, लग्न के हिसाब से बताता चलूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तुला, मकर, कुंभ की लग्न है जिनकी भी, तुला लगन जहाँ पर 7 लिखा होता, मकर और कुंभ लग्न है, तो आपको अच्छे परिणाम ही ज़्यादातर मिले होंगे, नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिले होंगे। जैसे अभी हमने नकारात्मक परिणामों की चर्चा की, ऐसे नकारात्मक परिणाम तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को नहीं मिले होंगे, या मिले होंगे तो बहुत कम मिले होंगे। अब आपको क्या और अच्छा मिला होगा? अगर आपकी तुला, मकर, कुंभ लग्न है तो बुरे परिणाम तो मिले नहीं, अच्छे में कुछ विशेष वृद्धि हुई। जैसे आपने नया वाहन खरीद लिया हो, नया मकान खरीद लिया हो, आपको पुत्र प्राप्ति हुई हो। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ये मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जो यात्रा है, हमारा जो प्रेडिक्शन है, वो सही दिशा की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। अब बहनों भाइयों, जनवरी 2023 के बाद से लगातार ऐसा आपके साथ संभव हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल पक्की बात है। अब विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो 29 मार्च तक का समय जो है, ये शनिदेव का जो 29 मार्च तक का समय है, ये विद्यार्थियों के लिए कम अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि इनका पढ़ाई में मन न लगे, ऐसा संभव है। तो भाई अगर आपका पढ़ाई में मन पिछले वर्ष से नहीं लग रहा है तो अभी 29 मार्च तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। एक काम करिएगा, एक मुट्ठी जौ लीजिएगा, अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार करके शनिवार वाले दिन बहते जल में छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इस वर्ष का जो 29 मार्च के बाद का जो समय है वो आपके लिए श्रेष्ठतम है, परेशान मत होइएगा अगर आप विद्यार्थी हैं। अब बहनों भाइयों, 29 मार्च से वर्षांत तक की बात करें तो 7.5 के अंतिम चरण में मीन राशि में शनिदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होना श्रेष्ठ परिणाम देगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव इस बार भी आपके लिए प्लीजेंट मोड में है, यानी प्रसन्नता की मुद्रा में है। अब आपके लग्नेश और राशेश शनि देव हैं, आपके साथ प्रसन्न मुद्रा का व्यवहार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मंजिलें तो आपके लिए आसान हो जाएंगी, मंजिलें आपके कदमों में होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस वर्ष मंजिलें आपके कदमों में रहेंगी, क्योंकि आपके लग्नेश आपके साथ बड़े प्लेजेंट मोड में रहने वाले हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, आपके हर पराक्रम, हर पुरुषार्थ में आपको सफलता मिलेगी। आपके मित्रगण भी आपकी मदद करेंगे, आपके नौकरी व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, कैरियर आपका इम्प्रूव होगा। हाँ, कालखंड जो है ये 29 मार्च के बाद का
इसमें स्थान परिवर्तन भी संभव है, व्यवसाय में परिवर्तन भी संभव है, और मैं कहूँ तो 99% संभव है। आपकी जन्म कुंडली की बात नहीं करता हूँ, अगर सामान्यतः रिजल्ट देखूँ तो 99% जो कुंभ राशि के लोग हैं उनका स्थान परिवर्तन या व्यवसाय परिवर्तन 29 मार्च के बाद संभव है। धन वृद्धि होगी, उत्तम विद्या मिलेगी, यश कुटुंब का सुख मिलेगा 29 मार्च के बाद शनिदेव के गोचर का। आप इस वर्ष पुराने मकान में मरम्मत करा सकते हैं, पुराने वाहन में भी मरम्मत करा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं प्रबलता से बनी रहेंगी। हाँ, आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, वाणी आपकी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। अब बहनों भाइयों, फिर वही बात आती है कि कोई ग्रह न पूरी तरह से पॉजिटिव होता है न पूरी तरह से निगेटिव होता है, दोनों तरह के रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। तो यहाँ पर इनके नकारात्मक प्रभाव को देखें तो बहनों भाइयों, मेष, कर्क और मीन लग्न, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको यूं ही ना समझिएगा। बहुत रिसर्च के बाद ये चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको मामूली चीज़ मत समझिएगा, इसको जनरल प्रेडिक्शन मत समझिएगा। राशिफल का, वार्षिक राशिफल का खास है। तो जिनका मेष लग्न है, कर्क लग्न है, मीन लग्न है, उनको इस वर्ष में कुछ अच्छे अनुभव नहीं होंगे। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य में कमजोरी हो सकती है, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, और बहुत जो खास आपके परिजन हैं कोई, उनसे आपकी दूरी हो सकती है, उनसे आपकी दूरी हो सकती है। अब वो दूरी किस तरीके से होगी ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन दूरी जरूर होगी। किसी खास परिजन जो आपके बड़े हितैषी हों। इस वर्ष दीर्घकालिक प्रवास में भी जा सकते हैं, यानी आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, और आपकी योजनाएं भी कहीं हद तक अधूरी रह सकती हैं। तो ये जो मेष, कर्क और मीन लग्न वालों के लिए है, इनके लिए 29 मार्च के बाद की अवधि अच्छी नहीं दिख रही है। क्या करना है भाई? सुंदरकांड का पाठ करिएगा, शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी तो शनिदेव की भी कृपा आपको मिलेगी। आइए, जो कन्या, धनु और मकर लग्न के लोग हैं, कन्या, धनु और मकर लग्न वालों के लिए बिल्कुल अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, यानी इनको शुभ परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और तुला, वृश्चिक और कुंभ लग्न वालों को, तुला, वृश्चिक और कुंभ लग्न वालों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे। अब जो शेष बचते हैं उनको सामान्य फल ही मिलेंगे, उनको सामान्य फल ही मिलेंगे। अब बहनों भाइयों, 29 मार्च के बाद का वो कालखंड नोट करिएगा जो आपके लिए परम कल्याणकारी है, परम सौभाग्यशाली योग है ये। इसमें मजाक है कि आपका कोई काम ना हो, आप धन की व्यवस्था के लिए परेशान हो और धन आपको ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो समय है 31 मई से लेकर के 21 अगस्त के बीच का, 31 मई से लेकर के 21 अगस्त के बीच का। अब बहनों भाइयों, आगे चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति किस मोड में है, किस मूड में है, आपके लिए किस तरीके का रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तो पिछले वर्ष में देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हुआ था, आपके चतुर्थ भाव में आए थे, और इस वर्ष 14 मई तक चतुर्थ भाव में अपनी वृषभ राशि में, ये जो शत्रु की राशि है, वहाँ पर गोचर करेंगे। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति को देखें तो आपके लिए प्रसन्न मुद्रा में ये नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में नहीं है, लेकिन अच्छाई ये है कि ये लग्नेश से मित्रता बना करके बैठेंगे 29 मार्च से लेकर के 14 मई के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे।
अब ये जो देवगुरु बृहस्पति जो प्रसन्न मुद्रा में नहीं है, इसके नकारात्मक परिणाम समझ लीजिए और यहाँ पर अपने में सुधार करने का प्रयास करिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। देखिए, आपकी सोशल वैल्यू कम हो सकती है गलत निर्णयों से, गलत कामों से। यहाँ पर अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। सोच अपनी सही करिएगा, अपनी बौद्धिक क्षमता और निर्णय पर गौर करिएगा। पारिवारिक और घनिष्ठ संबंधी जो आपके सच्चे मायने में हितैषी रहे हैं, उनसे आपकी दूरी बढ़ सकती है और बढ़ भी गई होगी बहुत लोगों की। मई 2024 के बाद अनुभव हुआ हो तो शेयर करिएगा। आपको जरा सा भी गलती आपको आर्थिक हानि दे सकती है, इसलिए आर्थिक लेन देन के मामलों में आपको बहुत सावधान रहना है। कब तक? 14 मई तक 2025 तक। हालांकि ये 29 मार्च से 14 मई के बीच का जो कालखंड है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। अब आ जाइए बहनों भाइयों, इस खास बात बता दें इस देवगुरु बृहस्पति के 14 मई के गोचर की, और इस पर गौर करिएगा, बहुत आवश्यक है। इस दरमियान क्या है कि आपके चारों ओर आपके जो मौका परस्त लोग हैं, जो चमचे टाइप के लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, वो आपके इर्द गिर्द रहेंगे। और जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपका हित चाहते हैं, उनसे आप दूर हो जाओगे। सावधानी जरूर है रखना, आपके लिए ज़रूरी है, सावधानी जरूर रखिएगा, वरना इसका नुकसान आपको हो सकता है। अब आ जाइए लग्नों के हिसाब से क्या रिजल्ट मिलेंगे। मेष लग्न है आपकी तो 14 मई तक आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। वृषभ लग्न है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी लेकिन शारीरिक कष्ट हो सकता है। मिथुन लग्न है, गृहस्थ सुख अच्छा, व्यापार में वृद्धि। कर्क लग्न है तो भाग्योदय होगा। सिंह लग्न है तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, यानी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पर दुर्घटना के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा जिनकी सिंह लग्न। कन्या लग्न वालों का ऐश्वर्य बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। तुला लग्न वालों का पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा और ये पुरुषार्थ आपका सफल होगा। शत्रु वृद्धि भी होगी, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की पूरी संभावनाएं हैं। धनु लग्न वालों को वाहन मिल सकता है, वाहन सुख मिल सकता है। मकर लग्न वालों को प्रयासों में सफलता मिल सकती है लेकिन खर्च अधिक रहेंगे। और कुंभ लग्न वालों के लिए धन व्यापार में बढ़ोतरी और मीन लग्न वालों के लिए सर्वांगीण उन्नति दिख रही है 14 मई तक की अवधि में, जब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तब। अब देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से वर्षांत तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तब क्या रिजल्ट मिलेंगे भाई। आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर प्रसन्न मुद्रा में होना है, तो बृहस्पति की भरपूर कृपा मिलने वाली है 14 मई के बाद में। भरपूर आर्थिक विकास होगा आपका, नौकरी व्यापार में उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र याद रखिएगा, यानी अधिक मेहनत अधिक लाभ, कम मेहनत कम लाभ, ऐसा ही फार्मूला यहाँ पर काम होगा। आपकी बुद्धि की मलिनता दूर होगी, गलत धारणाएं आपकी सुधर जाएंगी और घर में मांगलिक कार्य होंगे। किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, पुत्र का जन्म हो सकता है, विवाह हो सकते हैं। तर्क शक्ति सूझबूझ आपकी अच्छी रहेगी। शेयर सट्टा लॉटरी आदि से धन लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ की कई संभावनाएं हैं। कोई स्थिर लाभ भी आपको मिल सकता है, यानी कोई भूमि भवन खरीद सकते हैं, कोई खेती की ज़मीन खरीद सकते हैं। सद्गुण आपके बढ़ेंगे और सभी लग्न वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक। अब कुछ विशेष कालखंड है इस अवधि के, वो नोट कर लो। 15 जून से 16 जुलाई, इस अवधि में 15 जून से 16 जुलाई के मध्य में शासन सत्ता, जीवन साथी और ससुराल से धन लाभ मिल सकता है। यानी कोई क्लेम्स आपके बकाया हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। आपका डूबा पैसा भी मिल सकता है। 23 मई से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में जो समय है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता दिला सकता है, संतानों को भी तरक्की दिला सकता है और धन लाभ दे सकता है। 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है ये ननिहाल पक्ष से श्रेष्ठ लाभ दिला सकता है और ये परम सौभाग्यशाली
समय रहेगा, यानी इस अवधि में आपको बहुत अनेक तरह के लाभ मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी न करी हो। पूरे वर्ष आपकी मेहनत का 100% फल मिलेगा, जितनी मेहनत उतना ही फल। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर की अवधि का जो कालखंड है देवगुरु बृहस्पति का, यहाँ बहुत अच्छा ये कालखंड है, सर्वोत्तम रहने वाला है। बस मानसिक चिंताएं आपकी इस अवधि में थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, तो बस इतनी ही चिंता की बात है। बाकी कोई ख़ास दिक्कतें देवगुरु बृहस्पति की आपको नहीं मिलने वाली। राहु के गोचर की देखें बहनों भाइयों बात, तो 18 मई से पहले की बात है। ये अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु देवता का आपकी राशि लग्न से द्वितीय भाव में गोचर जो है ये प्लेजेंट मोड में नहीं था, अच्छा नहीं था। यानी पारिवारिक संबंधों में बिगाड़ हुए, आर्थिक हानि भी हुई। कुछ कई वो लोग जो कभी झूठ नहीं बोलते, खास बात है यहाँ पर कुंभ राशि के लोग हैं आप, तो आप देखिएगा अक्टूबर 2023 से लेकर के और अभी ये समय रहने वाला है 18 मई 2025 तक। इस कालखंड में वो लोग भी झूठ बोले जो झूठ बोलना जानते भी नहीं थे। उन लोगों को भी झूठ बुलवाया इस राहु ने, अनाप शनाप गलत सलत खान पान करवाया, उससे कई लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ा। 18 मई तक ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन एक खास बात इस राहु की रही बहनों भाइयों, एक खास बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु जो आपके लग्न शनि है और राहु की तात्कालिक मैत्री थी, यानी कई लाभ भी मिले हैं। ऐसा नहीं कि केवल नुकसान हुआ। लाभ मैं बता दूं क्या मिले आपको। आकस्मिक धन लाभ हुआ, आगे भी होगा। बड़ा व्यवसाय, मकान, संपत्ति गिरवी आपकी अगर पहले से रखी रही होगी, अब इस अनुभव को जरूर शेयर करिएगा। अक्टूबर 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक का जो कालखंड है, इसमें कुछ लोगों के साथ मान लीजिए किसी का व्यापार, व्यवसाय या आपकी संपत्ति, आपकी नगद संपत्ति, आपके जेवर जायदाद, आभूषण किसी कहीं अगर गिरवी रखे रहे होंगे तो आपने छुड़ा लिया होगा, ये मुक्त करा लिया होगा। और अभी 18 मई तक ऐसी ही संभावना है। 18 मई के बाद राहु की गोचर की व्यवस्था को देखें तो तृतीय भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार राहु का मूड सही नहीं दिख रहा है आपके लिए। 18 मई के बाद में राहु का जो मूड है वो आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। भाई बहन मित्र रिश्तेदारों के प्रति गलत धारणाएं पुनः बनेंगी आपकी, और इनसे आपकी दूरियां परमानेंट बढ़ा सकते हैं राहु देवता। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, दौड़ धूप आपकी निरर्थक हो सकती है, नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जाओं से आप ग्रसित हो सकते हैं। विशेष बात है, नकारात्मक सोच या नकारात्मक ऊर्जाओं से आप ग्रसित हो सकते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करिएगा 18 मई के बाद में। अब केतु के गोचर को देखें तो 18 मई के पहले की बात देखें तो 8वें भाव में गोचर पारिवारिक विघटन का कारण बन सकता है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। पिता का सुख छिन गया होगा बहुत लोगों का, जिनकी जन्म कुंडली में पिता के लिए अनिष्टकारक स्थितियां थीं। ऐसे सभी लोग जो कुंभ राशि के रहे होंगे, उनके पिता का सुख उनसे छिन गया होगा। ये एक विशेष बात है। अब सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी जन्म कुंडली में पिता के लिए अनिष्टकारक स्थितियां थी, उनके पिता का सुख जरूर उनका छिन गया होगा। 18 मई तक पिता के लिए शुभ नहीं है। अनुभव आपको अगर हुआ हो इस तरीके का कोई, तो मुझे शेयर करिएगा। आकस्मिक दुर्घटनाओं के प्रति पूरे 18 मई तक आपको सचेत रहना है। वाहन प्रयोग आदि में सावधानी रखिएगा। 18 मई के बाद की स्थितियां देखें तो नौकरी, व्यापार, आर्थिक संसाधन बहुत मजबूत होंगे, लेकिन फिर भी पारिवारिक अशांति बनी रहेगी। जीवन साथी को गर्भपात संभव है और बदनामी भी मिल सकती है, और कुछ लोगों की इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है केतु देवता की कृपा से 18 मई के बाद में। तो इस वर्ष के उपायों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करिए, सुंदरकांड का पाठ, शिव जी की आराधना और भगवान गणपति की भी आराधना आपके लिए जरूरी है। कुल मिलाकर के शनिदेव का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर सर्वश्रेष्ठ है। राहु का गोचर थोड़ा सा मिश्रित है और केतु का गोचर भी थोड़ा सा मिश्रित है।
आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामनाओं के साथ और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।